हाँ भाई शैतानो, तो तुम्हारे पेपर बहुत पास हैं, पेपरों में कुछ ही दिन बचे हुए हैं और तुम्हें पता है कि पेपर जो होने वाले वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होने वाले हैं उसके अंदर। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीरीज का एक और चैप्टर मैं आपके लिए लेकर आया हूं। इनफैक्ट हम आज एक चैप्टर नहीं बल्कि 3 चैप्टर्स के क्वेश्चन एक साथ प्रैक्टिस करेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड वाले। उसके अंदर हमारा 3rd बुक का पहला चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, उसके बाद एक चैप्टर आता है कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एक चैप्टर है कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो तीनों के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मैं आपको आज कराने जा रहा हूँ। आओ जरा मेरे साथ चलते हैं इस सफर पे। इसके अंदर रहने वाले हैं एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन और करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा। आओ जरा देखते हैं, चलते हैं जरा इसके अंदर। तो बेटा 3 चैप्टर्स मैंने आपको बताए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, कंपैरेटिव और कॉमन साइज। तो इन तीनों के अभी मैं आपको पहले कौन से करा रहा हूं, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो जरा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है डैश इज इंक्लूडेड इन करंट एसेट्स व्हाइल प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट एज पर रिवाइज शेड्यूल 3। कह रहा है जब हम बैलेंस शीट में ये शो करते हैं तो इस आइटम को जो यहां पर फिलअप में है, कह रहा है इसे हम दिखाते हैं। कह रहा है बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स व्हाइल कैलकुलेटिंग करंट रेशियो। आप समझने की कोशिश करो, जब हम करंट रेशियो निकालते हैं तो करंट रेशियो निकालते टाइम पर करंट एसेट्स में से 2 चीजें माइनस हो जाती हैं। एक तो लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स जो कि इन्वेंट्री में से माइनस होता है। दूसरा आइटम होता है डेटर्स में से प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। तो बेटा यहां पर अगर मैं ऑप्शंस में जाऊं तो यहां पर मुझे मेरा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर दे रहा है। लूज टूल्स एंड स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स ये ऐसी चीजें हैं कि जब आप बैलेंस शीट बनाओगे तो इन्वेंट्री का हिस्सा ये रहेंगे, पर जब आप उसी बैलेंस शीट के बेस पर रेशियो निकालोगे तो इन्वेंट्री के अंदर इन दोनों को हम इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, आइए जरा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अजंता लिमिटेड ने इशू किए हैं 10% डिबेंचर्स ऑफ रुपीज 8 लाख रुपए के डिबेंचर इशू। बेटा इसे ना आप यहां पर समझने की कोशिश करो। देखिए जरा इधर आइए, यहां पर हमने डिबेंचर इशू करे हैं 8 लाख रुपए के और हमारी डेट थी 1 अप्रैल 2019। तो यहां पर हमारा साल खत्म हो गया 2020 में, फिर यहां पर हमारा अगला साल शुरू हो जाएगा 20 और 21 में, फिर हम यहां पर अगले साल में चले जाएंगे 21 और 22 में। आप समझ रहे हैं? आगे देखिए अब क्या कह रहा है, कह रहा है हमने यहां जो डिबेंचर इशू करे हैं 8 लाख रुपए के, कह रहा है दीज आर रिडीमेबल इन 5 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। कह रहा है हमने यहां पर अपना जो टोटल हमने 8 लाख रुपए हैं वो 8 लाख रुपए हमने 5 इंस्टॉलमेंट में वापस लौटाने हैं। इसके अगर मैं 5 हिस्से कर दूं तो इसके 5 हिस्से हो गए 1,60,000 ईच। तो कह रहा है यहां से मैं पेमेंट करना शुरू करूंगा, 1,60,000 मैं यहां लौटाऊंगा, 1,60,000 मैं यहां पर लौटाऊंगा वापस डिबेंचर होल्डर्स को। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है हाउ वुड दिस इंफॉर्मेशन बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2021। तो जब आप यहां बैलेंस शीट बनाओगे तो बेटा आपको पता होगा बैलेंस शीट में ये है तो लायबिलिटी ही, तो लायबिलिटी साइड में अगर मैं चलूं तो लायबिलिटी के अंदर हमारा पहला आता है शेयर होल्डर फंड, उसके नीचे आता है नॉन करंट लायबिलिटी, उसके नीचे आता है करंट लायबिलिटी। तो बेटा अगर मैं आज एक बात सोचूं तो आने वाले 12 महीने के अंदर 1,60,000 हमारे पेमेंट के लिए ड्यू हो जाएंगे, तो वो 1,60,000 हमारे करंट लायबिलिटी के अंदर शो होंगे और जो 6,40,000 बच रहे हैं जो कि फ्यूचर में रिडीम होने हैं वो कहां पर शो होंगे, वो नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर शो होंगे। तो उस हिसाब से यहां पर हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन डी 1,60,000 एज शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड 6,40,000 एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग। सो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले चलते हैं, देखो एक और क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है अ कंपनी हैज एन ऑपरेटिंग साइकिल ऑफ 8 मंथ। कह रहा है हमारे बिजनेस की ऑपरेटिंग साइकिल 8 महीने की है। इट हैज अकाउंट रिसीवेबल्स, बेटा डेटर्स की बात कर रहे हैं, इट हैज अकाउंट रिसीवेबल्स अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख आउट ऑफ विच 60,000 हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 11 मंथ। कह रहा है इसमें से 60,000 का मैच्योरिटी पीरियड जो है वो 11 महीने का है। तो कोई नहीं, 12 महीने के अंदर अंदर कवर हो तो रहे हैं ना। हाउ वुड दिस इंफॉर्मेशन बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। और जो बाकी के 40,000 के डेटर रह गए उनके बारे में कुछ बता नहीं रहा है, तो उसे भी मुझे 12 महीने की कंडीशन के अंदर ही मानना पड़ेगा।
करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को क्लासीफाई करने के लिए आपके पास दो कंडीशन होती हैं कि या तो वो 12 महीने के अंदर अंदर सेटल हो जाने चाहिए या फिर ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड के अंदर अंदर सेटल हो जाने चाहिए। तो यहाँ पर 60,000 के लिए तो वो मैच्योरिटी पीरियड 11 महीने की दे रहा है जो कि 12 महीने के अंदर अंदर आ रहे हैं, और 40,000 के बारे में कुछ बता नहीं रहा है, तो 40,000 को भी आप 12 महीने के अंदर ही आपको लेट करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से कह रहा है हाउ वुड दिस इंफॉर्मेशन बी प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। तो पूरा का पूरा 1 लाख किसके अंदर शो होगा बेटा, अंडर करंट एसेट शो होगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, किस चीज का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ व्हाट, रॉ मटेरियल कह रहा है। इट इज शोन इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अंडर द सब हेड। कह रहा है कौन से सब हेड में, पी एंड एल के अंदर अगर हम जाएं तो उसके अंदर हमारा सबसे पहला होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। उसके नीचे होता है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, उसके नीचे होता है चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ WIP, FG और SIT। ये 3 चीजें होती हैं। तो मुझे पता है मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर पता है क्या करके आने वाले हैं, सी करके आने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमें ओपनिंग और क्लोजिंग बता रहा है। बेटा ओपनिंग और क्लोजिंग और परचेज तीनों मिलकर इसके अंदर शो होते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम। तो आंसर ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो ये हमारा जो कंप्लीट हिस्सा यहाँ पर हो गया है, ये MCQ टाइप के क्वेश्चन थे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। देखो बेटा असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन ट्राई करते हैं, आओ जरा मेरे साथ। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर टू बी रिटन ऑफ कंप्लीटली इन द ईयर इन विच सच एक्सपेंसेस आर इनकर्ड। कह रहा है जिस साल में प्रिलिमिनरी खर्चे होते हैं उन खर्चों को उसी साल में राइट ऑफ कर दिया जाता है। सही कह रहा है कि नहीं कह रहा है, ऐसा ही तो होता है। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर एक था, एक सिक्योरिटी प्रीमियम वाले कुछ आपने यूजेस पढ़े होंगे, याद हो तो बेटा प्रिलिमिनरी खर्चों को उसी साल में राइट ऑफ दिया जाता था। ऐसे खर्चे जो कंपनी के स्टार्टअप के टाइम पर होते हैं, दोज आर कॉल्ड प्रिलिमिनरी खर्चे, है ना। तो ये वाली बात बिल्कुल ट्रू है। रीजन पे आते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस शुड बी रिटन ऑफ फर्स्ट फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम एंड बैलेंस फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। पर बेटा ये बात तो दोनों ट्रू है, पर वो क्या कह रहा है, कह रहा है फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ होता है, फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ होता है। ये राइट ऑफ होने का तरीके की बात कर रहा है। ये कह रहा है फर्स्ट ईयर में राइट ऑफ होते हैं, और ये कह रहा है राइट ऑफ ऐसे होते हैं, पर ये तो नहीं लिखा ना कि राइट ऑफ क्यों होते हैं। तो बेटा इनके राइट ऑफ होने के पीछे एक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16, उसका नाम है बोरोइंग कॉस्ट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 16 बोरोइंग कॉस्ट। तो वो इसका ट्रीटमेंट हमें बताता है कि ऐसे खर्चे उसी साल में राइट ऑफ हो जाने चाहिए। तो जो असर्शन लिखा है ये उसका सही रीजन नहीं है। वैसे ये रीजन अपने आप में सही है, पर ये रीजन हमारे असर्शन से कनेक्टेड नहीं है। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर क्या आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी, यानी कि असर्शन A and reason both are true, but reason R is not the correct explanation of assertion A। ठीक है, आओ जरा एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा द बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय द बैंक आर इंक्लूडेड इन फाइनेंस कॉस्ट। होता है क्या, क्या हम बैंक चार्जेस को अपने P&L के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, क्या बैंक चार्जेस को हम फाइनेंस कॉस्ट के अंदर ले सकते हैं। मैक्सिमम बच्चों को यही लगता है कि बैंक चार्जेस है, बैंक से जुड़ा हुआ है। तो बेटा बैंक से जुड़ा हुआ ये खर्चा फाइनेंस कॉस्ट के अंदर नहीं आता है। फाइनेंस कॉस्ट के अंदर वो खर्चे आते हैं जो फाइनेंस का जुगाड़ करने में, फाइनेंस का जुगाड़ करने में जो खर्चा आपको इनकर करना पड़ता है वो आता है। तो ये उसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये वाली जो बात है ये फॉल्स है। नीचे आ जाओ। कह रहा है बैंक चार्जेस आर एन एक्सपेंस नॉट इनकर्ड इन कनेक्शन विद रेजिंग फाइनेंस बट अवेलिंग द सर्विसेज ऑफ द बैंक। ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये बिल्कुल ट्रू कह रहा है। कह रहा है बैंक्स के जो खर्चे होते हैं, जो बैंक चार्जेस होते हैं, वो इसलिए किए जाते हैं क्योंकि हम बैंक से उसकी सर्विसेज लेते हैं, ना कि इसलिए कि हम बैंक से पैसे का इंतजाम करते हैं। तो बेटा उस हिसाब से ये फॉल्स है और ये ट्रू है। सो माय करेक्ट आंसर शुड बी ऑप्शन डी। असर्शन ए इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। बेटा देखो असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन मैं हर वीडियो में इंक्लूड कर रहा हूं, ज्यादा नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 भी अगर आपने सबसे कनेक्ट किए
तो आपकी हैबिट डेवलप हो जाएगी यार। इतनी कंफ्यूजन होती है बच्चों को इन क्वेश्चंस को लेके, मतलब परेशान हो जाते हैं, ना जाने क्या ही पूछ लिया, पहाड़ आ गया आपके सामने। तो सिर्फ अगर आपने लॉजिक से पढ़ा होगा, आपने रीजन से पढ़ा हुआ है, आपको रीजंस पता है चीज़ों के, तो कोई भी आपके इस क्वेश्चन के अंदर मार्क्स नहीं काट सकता यार। ठीक है, बिल्कुल फ्री के नंबर है यार। रीड करना है, कुछ लिखना तो है ही नहीं, रीड करना है बस, वही ऑप्शन को करके आना, लिख के आना, इतना सा काम है यार। आइए जरा अब हम लोग डिस्कस करेंगे करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन। चलो बेटा देखो जरा ये क्या कहते हैं, करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले कुछ क्वेश्चन है यार। हर टॉपिक के ऊपर मैंने क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं, चाहे थोड़े थोड़े ही इंक्लूड करे हों, क्योंकि हमारा मकसद ये नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन कवर करा दें, आपको कुछ खुद भी करने होंगे। हमारा मकसद है आपको एक हैबिट डेवलप करना उसकी। तो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। आओ, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द करंट ईयर विल बी रेलेवेंट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर मैंने करंट ईयर में प्रपोज डिविडेंड हमारे डायरेक्टर्स ने बोला है, तो वो जब नेक्स्ट ईयर में उसको पहले डिक्लेयर करेंगे, फिर उसकी पेमेंट होगी, तो वो नेक्स्ट ईयर के अकाउंट्स में हमारे लिए रेलेवेंट रहता है। तो ये वाली बात बिल्कुल सही कह रहा है। आगे चलो, कह रहा है प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, हाँ पिछले साल की बात कर रहा है, प्रपोज डिविडेंड ऑफ द प्रीवियस ईयर विल बी अकाउंटेड इन द करंट ईयर आफ्टर इट इज डिक्लेयर्ड बाय द शेयर होल्डर इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग। अरे प्रीवियस ईयर का जब प्रपोज डिविडेंड जो कि डायरेक्टर्स ने बोला था इतना डिविडेंड बांट लो, फिर जब आपका करंट ईयर आ जाएगा तो उस करंट ईयर में शेयर होल्डर्स की एक मीटिंग होती है जिसे हम कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। उस मीटिंग के अंदर सारे शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मिलकर एक डिसीजन लेंगे कि कितना डिविडेंड बांटा जाना चाहिए। फिर वो डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है कि हाँ इतना बटेगा, फिर वो डिविडेंड को अगले कुछ दिनों में शेयर होल्डर्स को पे कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो ये उसका प्रोसेस रहता है। तो यहाँ पर जो दोनों बातें हैं वो बिल्कुल ट्रू हैं। तो उस हिसाब से माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है फाइनेंस कॉस्ट इंक्लूड्स द इंटरेस्ट कॉस्ट एंड बैंक चार्जेस। भाई ये तो इंक्लूड होता है पर ये इंक्लूड नहीं होता है, सीधी सी बात है, अभी मैंने पीछे भी बताया था। तो यानी कि ये वाली बात जो लिखी है ये फॉल्स लिखी हुई है, ये गलत है, ये इनकरेक्ट है। बेसिकली फॉल्स मत बोलो, इसे बोलो इनकरेक्ट है। ये नीचे आ जाओ, कह रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंक्लूड्स मनी कलेक्टेड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बिल्कुल ठीक है, आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं बेटा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर किस किस टाइप की इनकम आती है, ये एक्स्ट्रा में बता रहा हूं मैं थोड़ा इससे हटके। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट सेल ऑफ स्क्रैप, और फोर्थ पॉइंट होता है हमारा सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट्स। बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उस प्रोडक्ट को बनाते बनाते कोई दूसरा प्रोडक्ट आपका निकल गया बनाते टाइम पर, तो वो कहलाता है बाय प्रोडक्ट। जैसे कि अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं, जब हम मक्खन बनाते हैं, बटर बनाते हैं, तो साथ में बटर मिल्क यानी कि लस्सी जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना, मट्ठा भी कुछ लोग बोलते हैं, तो वो निकल जाता है, तो वो भी सेल हो जाता है। तो ये चार आइटम हो गए, सेल ऑफ गुड्स, रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, सेल ऑफ स्क्रैप और सेल ऑफ बाय प्रोडक्ट। ये चार आइटम हमारे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखते हैं। और एक पांचवा आइटम जो एज अ नेगेटिव आइटम शो होता है, दैट इज सेल्स रिटर्न। तो ये पांच आइटम हिस्सा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ठीक है, तो बेटा यानी कि ये वाली जो बात है ये वाली बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई है यहाँ पर। तो उस हिसाब से ये इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है। सो माय करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है डिक्लेरेशन ऑफ द प्रपोज डिविडेंड, डिक्लेरेशन ऑफ द प्रपोज डिविडेंड इज कॉन्टिंजेंट शेयर होल्डर सिंस शेयर होल्डर अप्रूवल इज इन देयर एनुअल जनरल मीटिंग। बेसिकली वो क्या कह रहा है, कह रहा है जो हमारा प्रपोज डिविडेंड है वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, ऐसा है ना, इसी वजह से वो एक कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होता है। तो जो हमारा प्रपोज डिविडेंड है वो बैलेंस शीट के अंदर थोड़ी शो होता है, वो बैलेंस शीट के नीचे शो होता है कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज के अंदर। आपको पता होना चाहिए जो बैलेंस शीट हम पढ़ते हैं शेड्यूल 3 के हिसाब से, उस बैलेंस शीट में ऊपर लायबिलिटीज, नीचे एसेट्स, और बैलेंस शीट के बाहर फुटनोट्स में दो चीजें नजर आती हैं, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज और कमिटमेंट्स। कुछ बच्चे उनको बिल्कुल भूल ही जाते हैं क्योंकि उनका पूरा ध्यान बैलेंस शीट के अंदर वाले आइटम पे रहता है। तो बैलेंस शीट के नीचे वाले दो आइटम भी आपको ध्यान में रखने हैं, वो आपको कई जगह पर काम आएंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो स्टेटमेंट 1 इज एब्सोल्युटली करेक्ट।
declaration of the proposed dividend is contingent on shareholder approval in their annual general meeting। ये बिल्कुल ट्रू है। आफ्टर द प्रपोज डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, कह रहा है जैसे ही शेयर होल्डर उसे अप्रूव कर देते हैं, जैसे ही वो डिक्लेयर हो जाता है, इट बिकम्स अ लायबिलिटी फॉर द कंपनी। शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो गई, डिसीजन हो गया, इतना डिविडेंड बांटेंगे, तो बेटा अब वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी थोड़ी रही, जब उसका अप्रूवल मिल गया है तो फिर तो वो लायबिलिटी बन जाता है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर है ऑप्शन ए, बोथ द स्टेटमेंट्स आर एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है बेटा, तो ये हमारे क्वेश्चन रहे हमारे करेक्ट और इनकरेक्ट वाले। अब हम लोग ट्राई करेंगे केस बेस्ड क्वेश्चन। आओ बेटा एक केस बेस्ड क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। आपको हर तरह के क्वेश्चन का आइडिया होना चाहिए यार। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। इस साल के लिए, बेटा ये 23 और ये 24 के फिगर्स दे रखे हैं। कह रहा है इस साल के लिए वो क्या मांग रहा है हमसे, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस। कह रहा है खर्चों का अमाउंट बता दो बस। भाई 50% ही तो कह रहा है, 50% किसका होगा वो, 18 लाख का। तो 18 लाख का 50% कितना होता है, 9 लाख। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या बनना चाहिए, ऑप्शन बी बनना चाहिए हमारा यहाँ पर। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है यार। आओ देखो एक और, देखो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज ऑफ अदर इनकम्स। कह रहा है अदर इनकम का परसेंटेज चेंज कितना है, तो निकाल लेते हैं। आओ पहले हम यहाँ का देखते हैं कैलकुलेट करके। यहाँ का हमारा जो अदर इनकम बन रहा है, कह रहा है वो 18 लाख का 25%। 18 लाख का 25% हो गया बेटा आपका 4.5 लाख, यानी कि 4,50,000। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ हमारी अदर इनकम बन गई है 3,60,000। वो कैसे बनी, 24 लाख का 15%। अब आप देखिए यहाँ पर, यहाँ अदर इनकम थी 4,50,000 और यहाँ अदर इनकम हो गई है 3,60,000। तो आप देख रहे हैं, और जब हम इसे कंपैरेटिव मोड में लिखेंगे तो हमारा प्रीवियस ईयर पहले लिखते हैं, फिर करंट ईयर आता है, उसके बाद एब्सोल्यूट चेंज आता है, फिर उसके बाद परसेंटेज चेंज आता है। तो यहाँ पर हमें 4.5 लाख लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 3,60,000 लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में आएगा 90,000 नेगेटिव। और बेटा 90,000 4,50,000 में रिड्यूस हुआ है, तो परसेंटेज भी हमारी ब्रैकेट में आएगी, दैट इज 20%। कैसे निकाला 20%, 90,000 अपॉन 4,50,000 इंटू 100 करना। और क्योंकि जो हमारा न्यूमरेटर है वो ब्रैकेट में है, तो हमारा रिजल्ट भी ब्रैकेट में यानी कि नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट इज द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 2024 के लिए। कह रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल लो। तो आओ जरा देखते हैं। सबसे पहले अदर इनकम, अदर इनकम बेटा इसका 15% हमारा कितना हो गया, तो अभी मैंने बताया था 3,60,000 हो गया, यहीं पर लिख रहा हूं मैं पहले। ठीक है, ये 3,60,000 हो गया। अच्छा ऐसा करते हैं, हम एक बार कंप्लीट लिख लेते हैं। हमारा आरएफओ कितना है, 24 लाख है, इसके साथ में ऐड हो जाती है अदर इनकम। तो अदर इनकम हमारी कितनी है, 3 लाख। फिर हमारे यहाँ पर आ जाती है टोटल इनकम। टोटल इनकम हमारी आ गई 27,60,000 रुपये की। फिर आप इसमें से खर्चे माइनस कर देते हो, और खर्चे बेटा कितना कह रहा है, 60% ऑफ आरएफओ। तो 60% ऑफ आरएफओ निकाल लेते हैं। 24 लाख का 0.6 बेटा ये आ गया 14,40,000। फिर आप यहाँ पर निकाल लेते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो निकालिए इसमें से, ये आ गया 13,20,000। फिर आप इसमें से यहाँ पर टैक्स माइनस कर देते हो, जो कि कितना है 40%। तो 13,20,000 का 40% इसमें से माइनस कर दो, 5,28,000। तो यहाँ पर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा 13,20,000 माइनस 5,28,000। तो बेटा आपका सही आंसर आ गया 7,92,000। तो ऑप्शन ए शुड बी द करेक्ट आंसर। सो ये हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड कुछ क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर फर्स्ट, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। हमारी अगली वीडियो रहेगी जिसका नाम होगा चैप्टर रेशियो एनालिसिस। तो उसके अंदर भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, हर टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपने सिर्फ हमसे जुड़े रहना है और अपडेटेड रहना है। और हाँ, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अलग अलग टाइप की बहुत सारी वीडियोस बहुत ही जल्दी हमारे चैनल पे आने वाली हैं, जो आपके पूरी तरह से जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उन पर हमारा बहुत फोकस रहने वाला है। क्या टिप्स एंड ट्रिक्स आपको मिलने वाली है जो आपको पेपर में ध्यान रखनी है, बस हमसे जुड़े रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
ठीक है, फिर मिलते हैं। टिल देन टाटा बाय बाय।